गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टोपी शुक्ला का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि टोपी और इरफान के बीच घनिष्ठ मित्रता थी और इरफान की दादी के विषय में आपको बताया था, उनके दादाजी परदादा के विषय में बताया था कि वो अपनी मृत्यु हो जाने पर अपनी वसीयत लिख गए थे कि उनको करबला ले जाया जाए परदादा को। जब इरफान की दादी से पूछा गया था कि मृत्यु हो जाने पर उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा दफनाने के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि हमारे को अगर तुमसे हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमको हमारे घर भेज देना। अब आगे पढ़ते हैं। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें ये याद ही नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। स्मृतियां उनकी क्षीण हो गई थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका है, दूसरे लोग उस पर अधिकार कर चुके हैं। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ये ऐसा कथाकार का, कहानीकार का, राही मासूम रजा का सोचना है, क्योंकि वो अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। मृत्यु के जब निकट थी तो उन्हें अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। मिट्टी से बनी हुई हवेली थी, उसका नाम ही कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वो मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वो बीजू पेड़ याद आया, बीज से लगाया हुआ पेड़ याद आया, जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, बीज लगा दिया था जिससे वो पेड़ निकल आया था आम का, और उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीजें याद आई। बहुत सारी स्मृतियां उनके मानस पटल पर घूम रही थी। वह इन चीजों को छोड़कर भला करबला या नजफ कैसे जा सकते थे। वो बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इरफान स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इरफान की दादी बीबी कही जाती थी, तो इरफान की दादी को बीबी के नाम से संबोधित किया जाता था, और नौकर ने सूचना दी कि इरफान की दादी की मृत्यु हो गई है। इरफान तब चौथी कक्षा में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी बड़ी बहन और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वो कुछ ज्यादा ही प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट लिया करती थी, मार दिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था, बड़ी बहन का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीर बनाने लगती। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। उस रात को भी वो बहराम डाकू, अनार परी, बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियां सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार। आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। सोता है संसार, जागता है पाक। पाक माने पवित्र। तो उन्होंने कहा कि आंखों देखी नहीं कह रही हूं, मैंने जो कहानी सुनी है उसी कहानी को कह रही हूं। एक मुल्क, एक देश में एक बादशाह था। दादी की भाषा पर वो कभी नहीं मुस्कुराया। उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अप्पू नहीं बोलने देते थे। इरफान को अपनी दादी की भाषा बहुत अच्छी लगती थी, बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो उसके पिता थे, अब्बू थे, वो उनको बोलने नहीं देते थे। और जब वह दादी से इसकी शिकायत करता था तो वो हंस पड़ती। अब मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली, तू काहे को बोले लगी हो। तो
इफ़न का बोलना उनके पिता को बुरा लगता था, अब्बा को बुरा लगता था कि ये पूर्वी भाषा क्यों बोलता है। तब उसकी दादी ऐसी भाषा में उसको बोलती थी। तो अपने अब्बा की ही बोली बोलो, बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। त ऊ बादशाह का कि हिस कि तुरंते एक ठो हिरन मार लिया वा। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। टोपी को भी ये भाषा बहुत अच्छी लगती थी। इसमें मीठापन था और एक अपनापन था इस भाषा में। इफ़न की दादी उसे अपनी दादी की पार्टी की दिखाई दी, अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। उसे इफ़न की दादी अपनी माँ की तरह दिखती थी और अपनी दादी से उसे नफरत थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था अपनी दादी को। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उनकी भाषा एक थी। जब वह इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता। उसको इतनी अच्छी लगती थी कि वो जाकर के इफ़न की दादी के पास बैठना चाहता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वो बातचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब वह बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। तय काहे को जाथे उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। चल इधर आ, वो डांट कर कहती। परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, इतनी मिठास रहती। अमावट बन जाता, आम के रस से जो अमावट बनता है वो लगता उसको। तिलवा बन जाता, तिल की मिठाई बनती है वो बन जाता और वो चुपचाप दादी के पास चला जाता। वो एक सेंटेंस जरूर, एक वाक्य जरूर बोलती थी टोपी से, तोरी अम्मा का कर रही। दादी हमेशा बात यहीं से शुरू करती। पहले तो वो चकरा जाता, उसे समझ में नहीं आता कि ये अम्मा क्या होता है। फिर वो समझ जाता कि माताजी को अम्मा कहते हैं। ये शब्द उसे बहुत अच्छा लगता। अम्मा, वो इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा। उसके मन में बार बार ये शब्द घूमता रहा। उसको इसमें इतनी मिठास लगती थी कि उसे बहुत पसंद आता था। अम्मा, अब्बू, बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। क्या घटना घट गई। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी। अर्थात वो थोड़े थोड़े मॉडर्न हो गए थे। यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं, किचन में नहीं लगती थी। जमीन पर बैठकर लोग नहीं खाते थे, बल्कि मेज कुर्सी पर बैठ कर के लोग खाना खाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। टोपी को अच्छा लग गया, बैगन का भुर्ता अच्छा बना हुआ था। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। जितने लोग भोजन कर रहे थे वो एकदम से किधर देखने लगे, टोपी के चेहरे को। अम्मी, ये शब्द इस घर में कैसे आया। अम्मी, परंपराओं की दीवार डोलने लगी। अब ये तो हिंदू परिवार से संबंधित बच्चा था, ब्राह्मण परिवार से था, और इसने क्या बोला, अम्मी शब्द बोला। ये लफ्ज, ये शब्द तुमने कहाँ सीखा। सुभद्रा देवी ने सवाल किया। देखिए लफ्ज, टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज क्या होता है माँ, उसको पता नहीं था लफ्ज का अर्थ क्या है। ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया, दादी गर्जी। ये हम इरफान से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है ये हम ना जानते। तय कौनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ले बायकारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। उन्हें लगा कि उसने किसी मुस्लिम बच्चे से दोस्ती कर ली और उन्होंने इसके लिए किसको डांटा, अपनी बहू को डांटा। उन्होंने क्या कहा, बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गंवारों की ये जबान न बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब लड़ाई किस, टोपी को डांटना था, टोपी की जगह मोर्चा कहाँ आ गया, सुभद्रा देवी और राम दुलारी के बीच में आ गया। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के
से दोस्ती गांठ ली है, तो वो अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर के परमिट ले आए। पहले परमिट लेना पड़ता था, तब शक्कर मिलती थी। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी, बड़ी बुरी स्थिति हुई। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। तय फिर जय बे ओकरा घरे, हाँ अरे तोहरा, हाँ में लुकारा आगे माटी मिलाऊ। राम दुलारी मारते मारते थक गई, लेकिन टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का, उसकी पिटाई का तमाशा देखते रहे। तो टोपी 3 भाई थे। टोपी बीच का था, मुन्नी बाबू उसके बड़े भाई थे और भैरव उसका छोटा भाई था। तो वो ये दोनों भाई मिलकर के टोपी की कुटाई का आनंद ले रहे थे, पिटाई का आनंद ले रहे थे, तमाशा देख रहे थे। और उसने क्या बोला कि हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबो खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, जोड़ दिया इसमें। एक तो उसकी पिटाई वैसे ही हो रही थी टोपी शुक्ला की, और उस पर बड़े भाई ने गलत शिकायत और लगा दी। कबाब, राम राम राम। राम दुलारी घिन्ना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, मुन्नी बाबू की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 एकड़ रिश्वत में दी थी। टोपी को ये मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था, इधर की बात उधर लगाने वाला नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू को की कोई बात इफ्फन के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। तू हमें कबाब खाते देखे रहे, न देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ये झुट्टा है दादी, टोपी ने कहा। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता, और सच्ची बात यह थी, वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वो मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। तो कहानी के सेकंड पार्ट में आपने देखा कि किस प्रकार मुन्नी बाबू ने टोपी शुक्ला की टोपी की शिकायत दादी से की, उसको पिटवाया और किस प्रकार झूठ का सहारा लिया, जबकि टोपी ने कभी भी किसी दुकान पर जाकर कबाब नहीं खाए थे, बल्कि मुन्नी बाबू ने खाए थे और झूठा नाम लगा दिया था टोपी का। टोपी के मन में झूठ और सच का अंतर करने की शक्ति नहीं थी, उसमें अपने को साबित करने की शक्ति नहीं थी। वो समझ रहा था सब झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उसकी बहुत पिटाई हुई और उसका मन उदास हो गया था। तो आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।